नमस्ते प्यारे दोस्तों, टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस करंट अफेयर सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी फर्स्ट सुर्खियां जो चर्चा में थी, निर्भय ये इंडिया का इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल है। डीआरडीओ ने उसे सक्सेसफुली टेस्ट किया है। स्वदेशी निर्भय प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल है जिसे सफल परीक्षण डीआरडीओ की अलग अलग रिसर्च लैबोरेटरी ने किया है। इस सब निर्भर का जो खासियत है, एज इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हम उसे कहते हैं, क्रूज मिसाइल, मानिक टर्बोफैन इंजन, ये उसकी खासियत है। यहाँ पर मानिक जो टर्बोफैन इंजन है, स्मॉल टर्बोफैन इंजन है, जिसे हम STFE कहते हैं, स्मॉल टर्बो फैन इंजन। तो निर्भय जो इंडिजिनियस क्रूज मिसाइल है, उस टेस्ट करने का मेन उद्देश्य यही था कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिश GTRE जो डीआरडीओ की लैबोरेटरीज बेंगलोर में है, इस गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिश ने मानिक टर्बोफैन को विकसित किया है। उसके परफॉर्मेंस को चेक करना, यही उद्देश्य डीआरडीओ का निर्भय इस क्रूज मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट करने के पीछे था। तो ये मिसाइल डीआरडीओ की लैबोरेटरी, जिसका नाम है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, जिसे हम ADE कहते हैं, बेंगलोर द्वारा उसे विकसित किया गया। निर्भय मिसाइल की जो मारक क्षमता है 1000 किलोमीटर रेंज की है और ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल है जो इंडिया द्वारा विकसित किया गया। हम देख रहे हैं डीआरडीओ द्वारा निर्भय ये इंडिया क्रूज मिसाइल को विकसित किया गया। इस विकसन के पीछे बेंगलोर स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ये डीआरडीओ की लैबोरेटरीज है। और इस निर्भय प्रक्षेपण का जो मेन उद्देश्य था, जिसको गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया गया, मानिक टर्बोफैन का परफॉर्मेंस चेक करना था। नेक्स्ट बात आती है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ से फ्रांस के लिए स्वदेशी महुआ, जिसे हम इंडिजिनस महुआ प्लांट कहते हैं, फ्रांस के लिए उसको एक्सपोर्ट किया गया। तो फर्स्ट खेप महुआ फ्लावर की फ्रांस द्वारा अपेडा के माध्यम से छत्तीसगढ़ से निर्यात की गई। हम सभी लोग जानते हैं डिहाइड्रेटेड महुआ जो फ्लावर्स होते हैं, ये छत्तीसगढ़ के जंगल में मेजॉरिटली ज्यादा मिलते हैं। इंडिजिनस महुआ फादर का जो साइंटिफिक नेम है, उसका नाम है मधुका लोंगीफुलिया। मधुका लोंगीफुलिया ये महुआ फ्लावर का नाम है और इस फ्लावर को छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट द्वारा कलेक्ट किया गया था और उसको प्रोसीड किया था अपेडा द्वारा। महुआ लोंगीफुलिया की खासियत, उसमें नेचुरल शुगर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और कंपैरेटिवली इसका यूज लिकर, जिसे हम शराब, देन दवा और सिरप में किया जाता है। तो महुआ लोंगीफुली को एक्सपोर्ट करने के बाद जो कल्टीवेटर हो गए, काश्तकारों हो गए, एट द सेम टाइम जो सप्लायर हो गए, आपूर्तिकर्ता हो गए, उसकी आय में वृद्धि होने की चांसेस ज्यादा है। हम सभी लोग जानते हैं कि अपिटा के माध्यम से आज तक भारत द्वारा ड्रैगन फ्रूट और नागा मिर्ची को भी भारत ने एक्सपोर्ट किया है। तो यह था फर्स्ट कंसाइनमेंट फ्रॉम इंडिया। छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट से महुआ फ्लावर को फ्रांस के लिए निर्यात किया गया। महुआ फ्लावर नेचुरल शुगर का कंटेंट ज्यादा है, शराब, मेडिसिन और सिरप में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट सुर्खियां हमारे पिक्चर्स में रहेगी
जो इम्पोर्टेंट रहेगी, छत्तीसगढ़ द्वारा जो फर्स्ट स्टेट बन चुका है जिन्होंने कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स को अर्बन एरिया में रिकॉग्नाइज किया है। छत्तीसगढ़ अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, जिसे हम कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट, इस अधिकार को मान्यता देने वाला फर्स्ट राज्य बना है। तो इस माध्यम से जो शहरी क्षेत्र हो गए उसमें जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट हो गए, इसके अंतर्गत मोस्टली सरकार जो टाइगर रिजर्व है उसके जो महत्वपूर्ण एरिया होता है उसे हम कोर क्षेत्र कहते हैं। तो कोर क्षेत्र के जंगल में सामुदायिक संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला ये छत्तीसगढ़ फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। बाघ अभयारण्य के कोर क्षेत्रों में ग्रामीणों को जाने की अनुमति आज तक नहीं थी, लेकिन इस अधिकारों को मान्यता के साथ ग्राम सभा को ग्रामीणों को जंगल में प्रवेश करने की अनुमति देने का अधिकार छत्तीसगढ़ ने दिया है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2016 के तहत कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट, ये ग्राम सभा को यह अधिकार देता है कि जो भी कम्युनिटी फॉरेस्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, रीजनरेट करना, कंजर्व करना, एट द सेम टाइम उसका प्रबंधन करना, फॉरेस्ट रिसोर्स को बाय द इंटायर कम्युनिटी और विलेज। तो ये छत्तीसगढ़ का एक नया पहल था कि कोर क्षेत्र में जो भी फॉरेस्ट रिजर्व है या फॉरेस्ट रिजर्व जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में ग्रामीणों को या पूरे कम्युनिटी को जो भी फॉरेस्ट रिसोर्स होते हैं इसको यूज करने की परमिशन देने वाला ये फर्स्ट छत्तीसगढ़ राज्य होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल ने जो 9 अगस्त हम विश्व का एक अंतरराष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं, विश्व के आदिवासी लोगों का अंतरराष्ट्रीय दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल, इसको हम जिस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, इसकी उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल ने इस अवसर पर इसको सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट बात आती है, छत्तीसगढ़ में ऑलमोस्ट मोर देन 31 पॉपुलेशन इस ट्राइबल पीपल का भी है। नेक्स्ट हम कवर करने वाले हैं कि प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड, जिसे PMSA अवार्ड 2018 कहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड 2018 के प्रधानमंत्री द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा की गई। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकार के विभागीय उपक्रम, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसी के साथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या निजी सेक्टर, जिसे हम प्राइवेट क्षेत्र की इकाइयों कहते हैं, इनमें से कार्यरत 69 श्रमिकों को प्रदान किए गए। 69 श्रमिक जिसकी सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गए या सरकारी विभागीय डिपार्टमेंट हो गए, निजी उपक्रम हो गए, इनमें से ज्यादा 500 से ज्यादा अगर कर्मचारी काम करते हैं तो उसके लिए इन कर्मचारियों को या कामगारों के द्वारा जो उत्कृष्ट योगदान दिया जाता है उसके मान्यता के लिए ये पुरस्कार दिए गए। तो ऑलमोस्ट हमने देखा था 69 कर्मचारी है। इस कर्मचारी को प्रधानमंत्री श्रम अवार्ड की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री श्रम अवार्ड ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। फर्स्ट हम श्रम भूषण पुरस्कार कहते हैं, तो फर्स्ट श्रेणी आती है। सेकंड श्रेणी जिसे हम श्रम वीर या श्रम वीरांगना पुरस्कार कहते हैं, और सेकंड थर्ड जो श्रेणी आती है उसे हम श्रम श्री या श्रम देवी पुरस्कार कहते हैं। तो ये बात थी प्रधानमंत्री श्रम अवार्ड 2018 की 69 कर्मचारियों को यह अवार्ड दिया गया। हम मुंह कर रहे हैं इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट इसलिए चर्चा में था
कि जो स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग दी जाती है, उस स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 45th रैंक दी गई। रैंकिंग होती है स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग। तो लगातार थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर से दिल्ली के इस इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के लिए ये अवार्ड हमेशा मिल चुका है। उसी के साथ मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर ने 100 बेस्ट एयरपोर्ट की रैंकिंग में उनका नाम है। वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड ये 1919 से स्टार्ट किया गया था और स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग कस्टमर सर्विस और जो अलग अलग फैसिलिटी दी जाती है एयरपोर्ट के ऊपर, उस इंडिकेटर को चेक करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट बात आती है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल। इसे हम सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा द्वारा पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया। इस बिल की जो खासियत है, इस बिल के अमेंडमेंट ने जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन 1972 का जो बिल है उसमें संशोधन किया। तो इस संशोधन के माध्यम से यहाँ पे जो स्टेट रन जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उनका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। तो इट इज नॉट कंपल्सरी और मैंडेटरी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इन जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में 51% हम कहेंगे स्टेक होल्डर होना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट की जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उनका नाम है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट कंपनी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सेकेंड कंपनी उसका नाम है नेशनल इंश्योरेंस। थर्ड कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस और फोर्थ कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस एंड यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी। तो ये जो स्टेट रन कंपनी है उनमें से अभी 51% की गवर्नमेंट की हिस्सेदारी मैंडेटरी नहीं रहेगी। तो सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा और संसद ने बीमा क्षेत्र में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी उसकी मर्यादा 49 से बढ़ाकर 74% की थी, जो 2021 में इस विधेयक को भी पारित किया गया था। तो ये था जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल। नेक्स्ट बात आती है काकोरी कंस्पायरेसी की केस, या जिसे हम काकोरी कंस्पायरेशन केस कहते हैं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में 9 अगस्त 1985 को आज तक उसे हम काकोरी कंस्पायरेसी केस कहते हैं, लेकिन यूपी सरकार ने काकोरी कंस्पायरेसी केस इस शब्द का नाम बदलकर उसे काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया है। तो ये कंस्पायरेसी केस कांड से हिंदी में कहा जाता है, पूरा भारतीय स्वतंत्रता की संग्राम की इस घटना को अपमान की भावना से दर्शाता था, इसलिए इस काकोरी कांड का नाम बदलकर अभी काकोरी ट्रेन एक्शन कर दी। तो काकोरी ट्रेन एक्शन ये जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास जो काकोरी गांव में एक आयोजित ट्रेन डकैती थी। ये ट्रेन डकैती के माध्यम से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो रिवोल्यूशनरी थे दे कैन परचेज द नंबर ऑफ हथियार जो स्वतंत्रता संग्राम में काम आने वाले थे। इस डकैती को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी, चंद्रशेखर आजाद इस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य ने उन्हें अंजाम दिया था। नेक्स्ट बात आती है 130 जो डुरांड कप 2021 का संस्करण कलकत्ता में ऑर्गेनाइज किया जाएगा 5 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक। तो 130 डुरांड कप संस्करण है, तो इसका मतलब होता है ये दुनिया का एक तीसरा सबसे पुराना और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो ये 1880 में डुरांड कप का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। और डुरांड कप ये नाम भारत के तत्कालीन विदेश सचिव मॉर्टिमर डुरन के नाम पर रखा गया था। मॉर्टिमर डुरन के नाम पर यह रखा गया था। इसमें डुरांड कप फुटबॉल का कप है
विजेता टीम को 3 ट्रॉफियां मिलती है, जो प्रेसिडेंट कप, ड्यूरेंट कप और सिमला ट्रॉफी होती है। टूर्नामेंट का मैच कोलकाता के आसपास के विभिन्न स्थानों पर उसको खेला जाएगा। ड्यूरेंट कप किससे निगडित है? अगर ये क्वेश्चन आता है तो ड्यूरेंट कप ये निगडित होता है फुटबॉल से, और सबसे वर्ल्ड का 3rd या 3रा ओल्डेस्ट है। नेक्स्ट बात आती है, इंडिया ने 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को अचीव किया। रिन्यूएबल एनर्जी जिसे हम अक्षय ऊर्जा क्षमता कहते हैं। तो कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा की क्षमता के मामले में भारत रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में 4थे स्थान पर है। भारत सौर ऊर्जा के मामले में 5वें स्थान पर है, बल्कि पवन ऊर्जा के मामले में 4थे स्थान पर है। भारत ने 2030 के लिए 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की क्षमता को स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को भारत ने अभी स्थापित किया है। ऑलमोस्ट 350 गीगावाट का लक्ष्य अभी भी बाकी है। तो यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत 2050 तक कार्बन नेट जीरो हासिल करने के लिए, जो 2050 भारत का टारगेट है कार्बन नेट जीरो को हासिल करना, उसके लिए भारत बिजली से उत्पन्न होने वाली कम से कम 83% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से उत्पन्न करना होगा। अगर 2050 में अगर हमारा कार्बन नेट जीरो चाहते हैं तो। नेक्स्ट बात आती है, पीएम मोदी ने गुजरात में इन्वेस्टर समिट को संबोधित किया था। ये इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज की गई थी हमारी जॉइंट सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट गुजरात सरकार द्वारा, एट द सेम टाइम्स यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट द्वारा। तो इस समिट का जो मेन उद्देश्य जो था, गवर्नमेंट ने जो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की है, तो इस पॉलिसी के तहत स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, इसके लिए अलग अलग इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना, इन्वेस्टर के साथ इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट हो गए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री होगी, इस इन्वेस्टर में यहाँ पे शामिल हुए थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। और लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर विवेक देबराय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, उनके चेयरमैन है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरी इंडेक्स को उन्होंने रिलीज किया है। क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरी इंडेक्स को विवेक देबराय ने रिलीज किया है। तो ये इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, जिसे हम प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान कहते हैं, इसके सूचकांक द्वारा उसे निर्देशित किया जाएगा, और जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ये निर्देशित करेगा। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरी इंडेक्स इसे रिलीज किया डॉक्टर विवेक देबराय, जो चेयरमैन है इकोनॉमिक एडवाइजरी टू प्राइम मिनिस्टर द्वारा। तो हमारे देश के लिए ऑलमोस्ट स्टेट को अगर बुजुर्गों के मामले में 2 वे से क्लासिफाई किया जाता है, जिसे हम एज स्टेट कहते हैं या वृद्ध स्टेट उसे कहा जाता है, जिनमें 5 मिलियन से अधिक बुजुर्ग आबादी होती है। इस संदर्भ में राजस्थान वृद्ध राज्य के शीर्ष के श्रेणी में आता है, टॉप मोस्ट स्टेट है। और जब जिसे हम रिलेटिवली एज स्टेट कहते हैं, अपेक्षाकृत वृद्ध राज्य उसे कहा जाता है कि जिस स्टेट ने 5 मिलियन से कम बुजुर्ग आबादी वाली है, तो उसमें टॉप लिस्ट में आता है हिमाचल प्रदेश। तो ये थी क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरी पर्सन इंडेक्स, जो भारत में अभी लॉन्च किया जाएगा। उसका मेन पर्पस यही होगा, 4 पिलर उसमें कवर किए जाएंगे, फाइनेंशियल वेलबींग, सोशल वेलबींग, हेल्थ सिस्टम और इनकम सिक्योरिटी। बुजुर्ग लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, ये उनका मेन पर्पस है। मुझे पूरी उम्मीद है इस ऑडियो को आप अच्छी तरह से अगर एक बार रिपीट कर लेते हो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आने वाली वीडियो और ऑडियो के साथ आप जुड़े रहो। धन्यवाद। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.